दोस्तों नमस्कार, हिंदीकोइन.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं साराकास उपन्यास के बारे में। साराकास उपन्यास में प्रश्न पूछा जाता है कि नारी ही नारी के कष्टों का कारण बन जाती है। यदि आपकी परीक्षा में इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साराकास उपन्यास मध्यम वर्गीय परिवार का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास में नारी पात्रों की मानसिकता का भी यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथाकार ने पारिवारिक स्थिति के चित्रांकन में आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का चित्र करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है और मध्यम वर्ग की नारी मानसिकता को प्रकाशित करने के उद्देश्य से नारी के कष्टों को भी पर्याप्त स्थान दिया है। साराकास उपन्यास के नारी पात्रों के कष्टों के मूल में नारी पात्रों की ही सशक्त भूमिका है। जिन नारी पात्रों की पीड़ा का इस उपन्यास में चित्रण किया गया है उनमें दो प्रमुख पात्र हैं, प्रभा और मुन्नी। प्रभा इस उपन्यास की नायिका है। वह अत्यंत सूझबूझ वाली सौंदर्यवती शिक्षित नारी है। विवाह के पूर्व समर के भाई धीरज उसकी सुंदरता और पाक कुशलता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उनके द्वारा की गई सराहना निराधार नहीं है। समर की माँ और मुन्नी भी प्रारंभ में उसके रूप और गुण की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि ऐसी बहू घर में आज तक नहीं आई है। छोटी बहू बड़ी बहू से अधिक सुंदर है। तो प्रभा की सुंदरता, शिक्षा और व्यवहार कुशलता अनपढ़ भाभी के हृदय में सूल की तरह चुभता है और वह उसके दाम्पत्य जीवन को मटिया मेट करने हेतु वह कमर कस लेती है। कौन कसता है? भाभी। वह सोचती है कि प्रभा के व्यक्तित्व के सामने उनका व्यक्तित्व बौना बनकर रह जाएगा और अपनी इसी उद्देश्य की सफलता के लिए वह निम्नलिखित कार्य करती हैं, जैसा कि सास ससुर के कान भरना और प्रभा के विरुद्ध करना, समर को प्रभा के विरुद्ध उकसाना, प्रभा के दाम्पत्य जीवन में विष घोलना और प्रभा के गुणों पर दोषारोपण करना और प्रभा के चरित्र पर कीचड़ उछालना। सब सारे काम भाभी करती हैं। तो समर की भाभी इस कार्य के लिए सर्वप्रथम अपनी सास को साथ लेती हैं और संयुक्त मोर्चा बनाती हैं। फलता भाभी और समर की अम्मा दोनों मिलकर प्रभा के जीवन में विष घोलने का कार्य प्रारंभ करके उसकी जीवन वाटिका को झुलसा देती हैं। आगे चलकर समर भी इस योजना में आग में घी का काम करता है। वह इस चाल को समझ भी नहीं पाता। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है कि समर प्रभा की पीड़ा, उसके कष्टों और अपमान को देखकर आनंदित होता है। नई बहू के रूप में जब प्रभा घर आती है तो लोग उसके सौंदर्य की सराहना करते हैं और समर और भाभी समर से कहती है कि उसके चेहरे पर चिचक के दाग हैं। तो इस कथन का अभिप्राय केवल इतना ही है कि प्रभा समर और परिवार के अन्य सदस्यों की निगाहों से गिर जाए। तो समर के घर का एक नियम यह था कि ससुराल आने पर नई बहू के हाथ से खाना बनवाया जाता था और सर्वप्रथम उसका पति खाना खाता था। प्रभा ने खाना तैयार कर लिया। भाभी ने उसकी कुशलता को मटिया मेट करने के लिए छिपकर अतिरिक्त नमक डाल दिया। भाभी की योजना सफल हो जाती है। समर खाना नहीं खाता और थाली को पैर से ठोकर मार देता है। परिवार में चर्चा के विषय बन जाते हैं कि बहू को खाना बनाना नहीं आता। भाभी ने ताना कसते हुए कहा था, दिखाते वक्त किसी को क्या पता था कि खाना किसने बनाकर खिलाया है। बड़ी चलिए रिस्ट वॉच पहनकर खाना बनाने। बोलो घड़ी का तुम चूल्हे में क्या करोगे? फैशन ही कर लो या काम ही कर लो। अरे पहली बार ठीक से खाना बना के खिला देती तो चाहे अमृत ही बनाती रहो, यह बात अब आने से रही। तो इस प्रकार प्रभा के विरुद्ध समर को उत्तेजित करना भाभी की दिनचर्या बन गई है। जब कभी अनजान में भी प्रभा से कोई भूल हो जाती है तो भाभी और सास दोनों मिलकर व्यंग वर्षा करने से नहीं चूकते थे। छोटी छोटी बातों के बीच भी प्रभा के मैके पर उसके पिता का नाम घसीट लेते थे। इन कार्यों से पति द्वारा उपेक्षित रहती और दोनों सास और भाभी आनंदित होती। एक बार अनजाने में दूध गिर जाने पर कहते हैं कि फैला दिया दूध, चलो अच्छा किया, उसकी गांठ से क्या आता है, उसका तो बाप पूरी भैंस बंधवा गया है ना, सो रोज दूध फैला रहा है, कभी उफान आ रहा है, कभी अंधी हो गई है, फुहड़ चाले, सब घर हाले थुथन ऊपर उठ जाए, काम करके मस्त आ रही है, आगे चल आग लगे ऐसी पढ़ाई में। तो इन सारी बातों का अभिप्राय यह होता है कि प्रभा के जीवन को कष्टमय बनाने में उसके चरित्र पर भी कीचड़ उछालना नहीं भूलती है। प्रभा शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, वो अपना हित अहित सबको समझती है। घर के घुटनशील वातावरण से उबकर छत पर जाना वह बहुत अनुचित नहीं मानती, परंतु इसी को लेकर उसे कलंकनीय और चरित्र भ्रष्ट कहा जाता है। समर की माँ उस पर दोषारोपण करती हुई कहती हैं कि सबसे बचकर अकेली छत पर न बैठे तो पड़ोसियों से नैना कैसे लड़े।
बात बात पर ताने देना तो सास और जेठानी का आदत बन गई है। प्रभा सब कुछ सुनकर भी मौन बनी रहती है और विष का घूंट पीती रहती है। प्रभा पर व्यंग करना तो अम्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। भाभी जी भी उन्हें और अधिक भड़काती रहती है, लो अम्मा जी तुम अपना खून क्यों खौलाओ। इस पर अम्मा कहती हैं कि खून न जलाऊं तो क्या करूं, इन्हीं लक्षणों के मारे खसम दिखता तक नहीं और बहू को चढ़ी है जवानी। अच्छी आफत गले पड़ी है, मरती भी नहीं कि पाप कटे, गर्म तापमान निकलने का ना उगलने का, जिंदगी खराब हो जा रही है हमारी लड़की की। तो भाभी प्रभा के विरुद्ध समर को खूब भरती है। आश्चर्य की बात है कि समर इससे समझ नहीं पा रहा है। प्रभा जब दूसरी बार नहर से आने वाली है तो उसके आने की सूचना भाभी इस प्रकार समर को देती है, तुम्हारा ब्याह क्या हुआ लाला जी, क्या क्या अरमान लेन देन की थी, तो खैर कोई बात ही नहीं, एक आध साल में आई गई बात हो जाती है, लेकिन वह सब पर पानी फिर गया। महारानी जी तो जिंदगी भर के लिए बन गई हैं। और प्रभा को दबाकर रखने के लिए समर को भरती रहती है, आ तो रही है लेकिन दबा के रखना लाला जी, कह देती हूँ कसम से पछताओगे। तो इस प्रकार भाभी की बातें प्रभा के जीवन में पीड़ा और दुख का बीज बोती हैं। यद्यपि प्रभा अपने मैके में जाकर अपने ससुराल की निंदा नहीं करती, परंतु भाभी यह कहती हैं कि प्रभा जरूर यहाँ की बातें नमक मिर्च लगाकर कहती होगी। दहेज की बातें भी प्राय अम्मा और भाभी कहती रहती। भाभी यह नहीं सोचती कि वो उन्हें दहेज में क्या मिला था, परंतु प्रभा के लिए वह जरूर कहती हैं, आग लगे ऐसे रुपए में, छाती पर रख के तो तोले नहीं जावे, शादी विवाह में आदमी दिल खोलकर खर्च नहीं करे तो किस काम का है रुपया, यही तो दो चार मौके हुए। अब देखिए मुन्नी की बात करते हैं। तो मुन्नी में क्या है कि प्रभा की भांति मुन्नी का जीवन भी कष्ट से भरा हुआ है। मुन्नी की सास और उसके पति और उसके पति की रखेल उसके दुख का कारण है। उसे रखेल की सेवा करनी पड़ती है। उसके हाथों पर चारपाई के पावे रखकर रंगरेलियां मनाई जाती हैं। वह दिन रात बिलखती और रोती रहती है। परिवार से अत्यंत कारुणिक पत्र लिखती है। मानना से स्वीकार है, लेकिन पति के घर ससुराल जाना से स्वीकार नहीं है। विदाई के समय अपने पिता से हाथ जोड़ती कि उसे मार डालें परंतु विदाई न करें। तो इन दो पात्रों में और आते हैं तो दिवाकर की पत्नी किरण भी सास से कष्ट पाती है। उसने तो सास से बोलने बतियाने का सिलसिला ही समाप्त कर रखा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सहारा का उपन्यास में नारी वेदना और कष्ट के पीछे नारी समाज का एक क्रूर हाथ है। वे अपनी बहू, अपनी देवरानी के जीवन को कुंठाग्रस्त और नारकीय बनाने में बाज नहीं आती। प्रभा और किरण तो इस अन्याय के विरुद्ध सक्रिय दिखाई पड़ती हैं, लेकिन मुन्नी तो मर जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सहारा का उपन्यास के माध्यम से लेखक राजेंद्र यादव जी ने बताया है कि नारी ही नारी के कष्टों का कारण है और किस प्रकार है यह आप उपन्यास पढ़ के समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको सहारा का उपन्यास से संबंधित और अधिक वीडियो चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। हिंदी कुंज वेबसाइट में आपके सहारा का उपन्यास, आपकी काव्य मंजरी, गद्य संकलन, व्याकरण के संबंधित ढेरों अध्ययन सामग्री आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगी, जिसे पढ़कर आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।